युज्यते अनेन इति योगः। इसका अर्थ होता है स्वयं को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से जोड़ना। नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार दुबे आज अपने इस वीडियो में योग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया होती है जिसे हम प्राणायाम कहते हैं। कुछ प्राणायाम की स्थितियों के बारे में यहाँ सीखेंगे और अभ्यास करेंगे। वास्तव में प्राणायाम हमारे शरीर के अंदर की क्रियाओं को अपने वश में करने की एक क्रिया है। विज्ञान वर्ग के जो विद्यार्थी होते हैं उन्होंने पढ़ा होगा, श्वसन की एक क्रिया होती है जिसमें हम वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और जो हमारे अंदर भोज्य पदार्थ होते हैं वो ऑक्सीजन उस शरीर के भोज्य पदार्थों के साथ में रासायनिक क्रिया करके एक ऊर्जा का निर्माण करते हैं। योग शास्त्र में उसी ऊर्जा को प्राण कहते हैं और उसी प्राण को अपने वश में करने की जो क्रिया होती है उसी को प्राणायाम कहा गया है। मुख्य रूप से आज हम यहाँ पर जो मुख्य प्राणायाम हैं उनके बारे में सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं, हमारा सबसे पहला प्राणायाम है अनुलोम विलोम की क्रिया। किसी भी प्राणायाम को करने से पहले हमें किस स्थिति में, किस पोस्चर में बैठना है उसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि यदि हम गलत तरीके से बैठकर कोई भी प्राणायाम करते हैं तो उसका हमारे शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ सकता है। तो सबसे पहले हम सुखासन की स्थिति में बैठें, जिसको हम क्रॉस लेग पोजीशन भी बोलते हैं। अपने पैरों को क्रॉस में रख के उसके बाद हम इस स्थिति में बैठेंगे, इसे हम सुखासन कहते हैं। बैठते समय भी हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो उदर का भाग है, हमारा जो चेस्ट रीजन है, हमारी जो गर्दन है और जो ऊपर हमारा हेड का रीजन है, ये बिल्कुल एक सीधी लाइन में होनी चाहिए। साथ ही साथ हमें अपने शोल्डर्स को भी ओपन करके रखना है, जिससे हमारा चेस्ट बिल्कुल ओपन स्टेज में रहे, क्योंकि जो भी प्राणायाम होते हैं उसमें वायु का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। और वायु के लिए हमारे शरीर में जो मुख्य स्थान है वो है हमारा चेस्ट, जहाँ पर हमारे फेफड़े स्थित होते हैं। तो इसी के लिए हमें अपने फेफड़ों को पर्याप्त स्थान देना है, जिससे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वायु का संचार हो सके। तो आइए समझते हैं अनुलोम विलोम की क्रिया में क्या होता है। अनुलोम विलोम की क्रिया में सबसे पहले हमारे जो हाथ की मुद्रा होगी, हम अपने बाएं हाथ को ध्यान मुद्रा इस तरीके से अपनी तर्जनी उंगली को अपने अंगूठे के साथ में बिठाकर और 3 उंगलियों को मध्यमा, अनामिका और कनिष्का, इनको एक साथ जोड़कर बाएं पैर के घुटने पे सीधा रखें। साथ ही साथ जो हमारा दाहिना हाथ होगा, उस दाहिने हाथ में हम अपनी तर्जनी और मध्यमा उंगली को अंदर की ओर कर लें। जो हमारी अनामिका और कनिष्का और साथ ही साथ अंगूठा है, ये बाहर की ओर होना चाहिए। अब इस अंगूठे से हम अपने दाहिने नाक को और अनामिका और कनिष्का उंगली से बाएं नाक को बंद करेंगे। इसमें होगा क्या, हम एक नासा छिद्र से सांस को अंदर लेकर जाएंगे और दूसरे नासा छिद्र से उस सांस को बाहर निकालेंगे। उसके बाद इसी क्रिया को हम उल्टा दोहराएंगे। चलिए करके देखते हैं। सबसे पहले हम अपने अंगूठे से अपने दाहिने नाक को बंद करें और जो हमारी अनामिका और कनिष्का है ये खुली रहेगी और बायां नासा छिद्र हमारा खुला रहेगा और इस बायां नासा छिद्र से हम सांस अंदर की ओर खींचेंगे। डीप ब्रीदिंग, जितना ज्यादा से ज्यादा सांस हम अंदर खींच सके, ज्यादा से ज्यादा सांस हमको खींचना है। अपने पोस्चर को बिल्कुल सीधा रखना है। सांस खींचने के बाद हम कुछ देर के लिए सांस को अंदर रोकें। फिर अपने बाएं नासा छिद्र को अनामिका और कनिष्का से बंद करके अंगूठे से अपने दाहिने नासा छिद्र को खोलकर और सांस धीरे धीरे करके बाहर की ओर छोड़ें।
इतना करने के बाद में इस क्रिया को हम उल्टा दोहराएंगे। अब जो हमारा दाहिना नासा छिद्र खुला हुआ है उससे हम सांस ऊपर की ओर खींचेंगे, फिर दाहिने नासा छिद्र को बंद करके उसके बाद बाएं नासा छिद्र को खोलेंगे और उससे सांस को बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्रॉस सेक्शन में एक बार बाएं नाक से सांस को इनहेल करेंगे और दाहिने नाक से हम एक्सहेल करेंगे और फिर इस क्रिया को उल्टा दोहराएंगे। आइए अब इसको अभ्यास करके देखते हैं। इस प्रकार से इस क्रिया को हम कम से कम 10 से 12 बार दोहराएं। इससे हमारे शरीर के अंदर सांस का प्रवाह तीव्र होगा, जिससे जो भी पचे हुए भोज्य पदार्थ हैं वो शरीर की सभी कोशिकाओं तक, सभी ऊतकों तक आसानी से पहुंचेंगे। वहां पे जैव रासायनिक क्रियाएं होंगी और ऊर्जा का निर्माण होगा। दूसरी हमारी जो क्रिया होती है वो कपालभाति की क्रिया। इस क्रिया में हम अपने चेस्ट और अपने स्टमक इन दोनों को एक्टिव रखेंगे और सांस की क्रिया को दोहराएंगे। आइए समझते हैं कपालभाति की क्रिया में क्या होती है। सबसे पहले हम सांस को ऊपर की ओर खींचेंगे, पोस्चर हमारा वही होगा। हम चाहें तो इस क्रिया को करते समय अपनी आंखों को भी बंद कर लें। आंख बंद करने से इस क्रिया में ध्यान ज़्यादा लगता है, तो हमारा पोस्चर वही रहेगा। हाथों को अपनी ध्यान मुद्रा में, शरीर बिल्कुल सीधा, पैर जो हमारा रहेगा वो क्रॉस लेग पोजीशन में सुखासन की स्थिति में रहेंगे। हम सांस को ऊपर की ओर खींचेंगे। ऊपर की ओर खींचते समय हम आराम से सांस को लेकर जाएंगे, लेकिन जब हम सांस को छोड़ेंगे तो उस समय हमें उस छोड़ते हुए सांस पे, जिसको हम एक्सहेलेशन बोलते हैं, एक्सहेल करते समय हमें स्ट्रोक के साथ में सांस को बाहर छोड़ना है। कैसे? हमें ये ध्यान देना है, जब हम सांस को छोड़ रहे हैं तो हमारा शरीर बिल्कुल सीधा होना चाहिए। नाकों के द्वारा वो सांस स्ट्रोक करता हुआ बाहर निकले और उसी दौरान जो हमारा चेस्ट, जो हमारा स्टमक का रीजन है, जो हमारे कमर की पोजीशन होती है, बेली रीजन होता है, इसमें एक दबाव होना चाहिए। जब इसमें कंप्रेशन होगा, इसमें एक दबाव होगा, तो उस दबाव के साथ के कारण ही सांस स्ट्रोक के साथ में बाहर निकलेगी और वो हमें अपने पेट के पास दिखाई पड़ना चाहिए। पोस्चर का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है इसमें। बहुत लोग होता है कि वो नॉर्मल पोजीशन में बैठ जाते हैं, उसके बाद करते हैं। वास्तव में जब हम सांस को लेते हैं तो हमारे लंग्स के नीचे हमारा डायाफ्राम होता है, वही डायाफ्राम फैलता है और सिकुड़ता है, जिसके कारण सांस की क्रिया आसानी से चलती है। यदि हम पहले से ही सिकुड़ के बैठ जाएंगे तो उस कंडीशन में हमारा डायाफ्राम सही से काम नहीं कर पाएगा और जितनी मात्रा में हमको सांस अंदर लेनी है या जिस स्ट्रोक के साथ में हमको सांस बाहर निकालना है, वो उस स्ट्रोक के साथ में सांस बाहर नहीं निकल पाएगी और ये क्रिया गलत हो जाएगी, जिसका दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ सकता है। इसी के लिए कोई भी योगाभ्यास करते हुए हमें पोस्चर्स का विशेष ध्यान रखना है। करीब 2 से 3 मिनट तक हम इस क्रिया को दोहराएं। जो बिगनर्स होते हैं उनको ये क्रिया बहुत ही धीमे धीमे करनी चाहिए। यदि कमर में दर्द है, हार्निया की प्रॉब्लम है या प्रेग्नेंट लेडी है तो उन्हें ये नहीं करना चाहिए, इसको अवॉइड करना चाहिए। अगर कमर में दर्द है तो पीछे हम तकिया रख के आराम से उसको कर सकते हैं। रात में सोने से पहले इस क्रिया को नहीं करना चाहिए क्योंकि वो भी नुकसानदायक हो सकता है। इसके बाद इसी कपालभाति से जुड़ा हुआ एक और होता है जिसे हम भ्रष्टिका के नाम से जानते हैं। इसमें भी हम सांस को अंदर और बाहर की ओर खींचते हैं, लेकिन कपालभाति में हमने क्या किया, सांस जब हम इनहेल कर रहे थे तो हमने बिल्कुल ही अपनी सांस को नॉर्मल रखा,
लेकिन एक्सहेल करते समय हमने अपनी सांस को स्ट्रोक के साथ में बाहर फेंका। भस्त्रिका के प्राणायाम में हम इनहेल और एक्सहेल दोनों को एक्टिव फॉर्म में करते हैं। आइए देखते हैं। ठीक है, इसमें हमने क्या देखा कि जब हम इनहेल कर रहे हैं तब भी बड़ी फोर्स के साथ में सांस को इनहेल कर रहे हैं, और जब भी हम सांस का निष्कासन करते हैं, एक्सहेल की पोजीशन में हमारी सांस आती है, तब भी हम वायु को बहुत ही तीव्रता के साथ में छोड़ते हैं। लेकिन वही चीज़ ध्यान रखनी है कि सुखासन में बैठ के अपने शरीर के पॉस्चर को बिल्कुल सीधा रखना है। सबसे पहला दुष्परिणाम क्या होता है, यदि हमारा पॉस्चर गलत होगा तो हमारा स्पाइनल कॉर्ड, जो हमारी मेरुदंड है, उसमें दर्द उत्पन्न हो सकता है और भी ऐसी तमाम सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। चलिए, इतना प्राणायाम करने के बाद में हम एक प्राणायाम की ऐसी क्रिया है कि हम प्राणायाम भी करते रहेंगे और साथ ही साथ हमारे शरीर को रिलैक्स भी हो जाएगा। ये प्राणायाम खास तौर पे जो भी अवसाद से ग्रसित व्यक्ति हैं या जो स्टूडेंट हैं जिन्हें एग्ज़ाम देना है, जिनके ऊपर एग्ज़ाम का टेंशन है, या फिर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, आपको इंटरव्यू का टेंशन है, तो आप सुबह सो कर उठें, शाम को करें, ये कभी भी किया जा सकता है। ये अपने मन को अपने अंदर स्वयं से जोड़ने की एक क्रिया होती है, अपनी अंतरात्मा को जोड़ने की एक क्रिया होती है। इस प्राणायाम का नाम है भ्रामरी। भ्रामरी शब्द भ्रमर अर्थात भौरे से लिया गया है। तो जिस प्रकार से भौरे जब गुंजायमान करते हैं, उसे ध्वनि निकलती है, तो इस प्राणायाम में हमको उसी ध्वनि को निकालना है। लेकिन उसके साथ ही साथ इसमें अपने शरीर को एक निश्चित पोजीशन में ला के रखना है। बैठने की पोजीशन वही होगी। हमारे हाथों में क्या होगा, हमारा जो थंब होता है, अंगूठा होता है, हम इस अंगूठे से अपने कानों को बंद करेंगे। जो हमारी तर्जनी उंगली होती है, इस तर्जनी को हम अपने आँखों के ऊपर लेकर जाएंगे। बाकी की जो 3 उंगलियां बचेंगी, उन उंगलियों से हम अपनी आँखों को बंद कर लेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले अपने अंगूठे से अपने कान को बंद करेंगे, अपनी तर्जनी उंगली को अपने भौं के ऊपर लेकर जाएंगे, और बाकी की जो हमारी बची 3 उंगलियां हैं, इनसे हम अपनी आँखों को बंद कर लेंगे। इतनी क्रिया करने के बाद हम पहले आराम से सांस को अंदर की ओर खींचेंगे, डीप ब्रीथ, और सांस को बाहर छोड़ते समय हमें अपने मुंह को बंद करके नाकों से एक भौरे की आवाज़ को निकालते हुए सांस बाहर छोड़ना है। आइए इसको करके देखते हैं। इसमें हमें अपने हाथ को बिल्कुल सीधा रखना है, इस पोजीशन में बैठेंगे। इसमें जब इस क्रिया को हम बार बार दोहराते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि हम अपनी अंतरात्मा को देख पा रहे हैं। पूरा अंदर से एक वाइब्रेशन क्रिएट होती है और उस वाइब्रेशन का सीधा प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर पहुंचता है। इसमें एक चीज़ और बताई गई है कि कभी भी भ्रामरी करने के बाद में आँखों को सीधे नहीं खोलना चाहिए। भ्रामरी समाप्त करने से पहले हम अपने हाथों को की हथेलियों को अच्छे से रगड़ें। रगड़ने के बाद में जो हमारी हथेलियों पर ऊर्जा उत्पन्न होती है, उस ऊर्जा को हमें
महसूस करने के लिए अपनी आंखों के पास लेकर जाएं। यस, अपनी आंखों पे धीरे धीरे अपने आंखों से रगड़ना है। उसके बाद उसी दौरान धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल देना है। यदि हम चाहें तो इस क्रिया को बिना हाथों के प्रयोग के भी कर सकते हैं, जिसमें हम सांस को ऊपर खींचकर और ओम का उच्चारण करें। इस प्रकार से इन दोनों विधियों को मिला जुला के हमें भ्रामरी की क्रिया को संपन्न कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये प्राणायाम की कुछ मुख्य स्थितियां थीं जिसको आज हम लोगों ने यहाँ किया है। आप इसको निश्चित रूप से घर पे अभ्यास करें। अपने शरीर को, अपने मन को सुदृढ़ और शक्तिशाली बनाने के लिए निरंतर योग करते हैं। धन्यवाद।